हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा? जिंदगी में पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया? पीछे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप कह सकते हैं पूरे मैथ्स में या फिर कह लीजिए पूरे अर्थमेटिक में। ठीक है, परसेंटेज के बाद अगर किसी चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप कह सकते हैं रेशियो। परसेंटेज और रेशियो के बेसिस पे ना कई सारे चैप्टर में, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हर चैप्टर में उनके बेसिस पे सवाल या तो होते हैं या फिर सोल्व होते हैं। समझ रहे हैं? तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परसेंटेज और रेशियो का तो यूज है ही। अभी तक तो खैर परसेंटेज परसेंटेज ही करते आ रहे थे। परसेंटेज लगाएं, प्रॉफिट लॉस लगाएं, डिस्काउंट लगाएं, सीआई लगाएं, एसआई लगाएं, तो हर जगह अभी परसेंटेज परसेंटेज ही करते आ रहे थे। अब थोड़ा सा परसेंटेज से बाहर निकलते हैं और थोड़ी सी बाहर की दुनिया को भी देखा जाए, अर्थमेटिक में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ये कह सकते हैं। या तो देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि चलिए इसे सवाल नहीं आया मेरे एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कि सवाल इस चैप्टर से ना आए, लेकिन दूसरे चैप्टर के जो सवाल है ना वो रेशियो को फॉलो करके लगाया जा सकता है। तो रेशियो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है अदर चैप्टर के भी सवाल को सोल्व करने में। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई होगी। तो हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि इधर उधर की ज्यादा बेसिक वगैरह चर्चा न करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे क्या होगा कि जब जब नए नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो उनमें जो जो सीखने लायक चीजें होंगी वो क्वेश्चन आते ही हम आपको उस ढंग से बताएंगे। और क्या क्या हो सकता है या फिर एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन को चेंज करके और क्या क्या पूछ सकता था, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट अब क्वेश्चन में उतरा जाए और एक ही क्वेश्चन को और कई तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता था, उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम चीजों को देखते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हर चैप्टर में हम लोग करते आ रहे थे कि पहले थोड़ा सा ना बेसिक डिस्कस करते थे। ठीक है, खैर यहाँ पे रेशियो में बेसिक डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम आपको सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, और हर बार की तरह यहाँ भी पहले आपको कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा देंगे। प्रैक्टिस जब हो जाएगा उसके बाद हम आपको पीवाईक्यू दिखाएंगे। तो यहाँ भी देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा सा चैप्टर है सीआईएसआई के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगेगा। 4 या 5 पार्ट तक इसको हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। अच्छा, रेशियो चैप्टर आप लोग, अगर हम ये मान के चलें कि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये मान के चलें, तो रेशियो भली भांति आप लोग ना रेशियो से परिचित होंगे। भली भांति रेशियो होता क्या है? तो दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं जो सेम तरह की पहचान रखता हो ना। द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज हैविंग सेम आइडेंटिटी, मतलब सेम पहचान वाले चीजों को कंपेयर करना। दो या दो से ज्यादा, मिनिमम मिनिमम दो, मैक्सिमम चाहे जितना हो जाए ना। तो रेशियो से परिचित हैं आप लोग एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। पार्टनरशिप पूरा पूरा रेशियो में ही लगाए हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एकदम नए तरीके से देखेंगे। आप लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उसको भूल जाइए। हो सकता है कुछ ना कुछ आपको नया या फिर नए तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सवाल की ओर। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सवाल में सीखेंगे। चलिए, पहला सवाल। आपको पता है कि शुरुआत जो होता है किसी भी चैप्टर का एकदम बेसिक सवाल से शुरू होता है, एकदम बेसिक हलवा सवाल। ठीक है, देखिए। हम्म, आप देख पा रहे हैं है क्या? A is to B equals to 5 is to 3, B is to C equals to 6 is to 5, then find the ratio A is to B is to C। ये सबसे देखिए, सबसे रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसको कि दो या दो से ज्यादा रेशियो जब आपको दिए हो ना तो उनको मर्ज करना आपको आना चाहिए। दो या दो से ज्यादा अगर रेशियो आपके पास है तो कैसे मर्ज करना है पहले आप उनको सीख लीजिए। जैसे आप देखेंगे
कि एक आपके पास ए बी दिया है, दूसरा बी सी दिया है, और कह रहा है ना कि दोनों को मिला के ए बी सी कर दीजिए। तो हम एक चीज यहाँ पे ये सोच सकते थे कि अगर ए बी को देखें तो यहाँ पे 3 है, मतलब बी को देखें तो 3 है, और यहाँ पे बी को देखें तो 6 है। अगर बराबर होता तो काम बन जाता। तो आप कैसे करिए ऐसे सवाल को, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ए इज टू बी इक्वल्स टू दिया है 5:3, एंड बी इज टू सी की बात करें तो 6:5 दिया है। दो रेशियो आपके पास पता है। एक प्रोसेस हम आपको बताते हैं, ये उल्टा एन का। उल्टा एन ये कहता है कि भैया एन आप ऐसे लिखते हैं ना, तो जैसे उल्टा एन लिखते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले हम कहाँ से आए, पहले हम ऐसे आए हैं, ऐसे। तो ऐसे आने के लिए यहां भी आप ऐसे आ जाइए। 6 × 5 क्या बन जाएगा जी, 30। अब आपको कहाँ जाना है, इधर जाना है, यहां आ जाइए। 6 × 3 कितना हो जाएगा जी, 18। वापस से आप देखिए ऐसे आना है ना, तो आप भी ऊपर से नीचे आ जाइए, आप कहेंगे जी 15। तो एक्चुअल में एबीसी का जो रेशियो होगा वो 13:18:15, ये कट रहा है किसी से ना, 3 से कट रहा है, कितनी बार में जी, 10 बार में, ये 6 बार में, और ये 5 बार में। तो जो एक्चुअल रेशियो होगा वो 10, 6 और 5 होगा। 10, 6 और 5 कहीं पे दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। खैर अभी हम आपको ना बहुत कुछ बताएंगे इस सवाल में, अभी ये सवाल खत्म हुआ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि सर 2 रेशियो था, उल्टा एन लगा दिए, अब 2 से ज्यादा रेशियो हो जाए तो क्या लगाएं। 2 से ज्यादा रेशियो हो जाएगा तो फिर उल्टा एन तो फिर लग नहीं पाएगा। तो वहां के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको अल्टरनेट मेथड बताते हैं। जब 2 से ज्यादा रेशियो हो जाए, ठीक है, पहले एक चीज और समझ लीजिए, फिर हम 2 से ज्यादा रेशियो पे आएंगे। 5:3, अच्छा B/C जो दिया है वो 6:5 दिया है। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे B जो है ना वो 3 है, ठीक है, और यहाँ पे B जो है वो 6 है। अगर दोनों जगहों पे B को इक्वल कर दे तो काम बन जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि B यहाँ पे 6 है ना, तो आप क्या करिए, यहाँ भी B को 6 बना दीजिए, और 6 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10:6 हो गया। अब यहाँ से ABC आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए A कितना जी, A कितना आप कह दीजिए जी 10, B कितना, B आप कहेंगे जी 6, और C कितना 5। तो आप 10, 6 और 5 ऐसे भी निकाल सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेशियो में जो कॉमन होगा आप उनको बराबर कर दीजिए। रेशियो में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम अगर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ना दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक में करेंगे, जब भी करेंगे तो दोनों में करेंगे। जैसे अगर फ्रैक्शन लिख रहे हैं हम 2/5, तो आपको पता है 2/5 में केवल 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई भी करें और वैल्यू भी चेंज ना हो। तो इसका सीधा साधा तरीका होता है कि ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 4/10 भी कह सकते हैं। तो आपको ये दिख गया कि 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया और वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ, 2/5 का 2/5 ही रहा। तो रेशियो भी एक्चुअली में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन ही है। तो फ्रैक्शन में आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैसे ही रेशियो के जितने भी टर्म दिए होंगे आप किसी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बस प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक प्रोसेस हम आपको ये दिखाएं कि दोनों में जो कॉमन हो आप उसको इक्वल कर दीजिए, चाहे जैसे इक्वल करना हो, ठीक है, चाहे जैसे भी इक्वल करना हो आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। एक तीसरा प्रोसेस भी हम आपको बता दें जल्दी से, ठीक है, और आपको यही प्रोसेस लगाना है, चाहे सवाल कैसा भी हो आप कोशिश करिएगा यही प्रोसेस लगाएं, सबसे बेस्ट प्रोसेस है। देखिए A/B क्या दिया है भैया, 5 और 3। B/C कितना दिया है जी, 6:5। आपको सबसे पहले पहचानना ये है, कंडीशन सुनते जाइएगा। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि एक रेशियो, मतलब पहला वाला रेशियो जहां पे समाप्त हो रहा है, क्या उसके आगे वाला नेक्स्ट रेशियो क्या वहीं से शुरू हो रहा है कि नहीं। मतलब प्रीवियस रेशियो जहां पे एंड होगा, नेक्स्ट रेशियो वहीं से शुरू होना चाहिए। आप कह रहे हैं भैया कि ये बी पे समाप्त हुआ, और देखिए ध्यान से ये बी से शुरू हो गया, मतलब जो हम चाह रहे थे वो हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप ये ध्यान देंगे कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि एक्चुअल में यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं। आपको पता चलेगा एक तो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लीजिए पहले A B
एंड सी, लिखते समय आपको ध्यान बस एक चीज रखना है कि दोनों में जो कॉमन होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। आप इस बात को ना रट लीजिए, ध्यान में डाल लीजिए, जो भी कॉमन होगा वो हमेशा बीच में रहेगा। बात समझ में आ गई? और ए और सी के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जहां रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आप ए और सी ऐसे भी डाल सकते हैं या इसको पलट के सी और ए भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। ए बी एंड सी पता लग गया। पहला रेशियो क्या कहता है जी? ए 5 है। अच्छा बी कितना है जी? बी 3 है। दूसरा रेशियो क्या कहता है कि बी जो है वो 6 है और सी कितना है? 5। तो बहुत सारे लोग सी 5 ना यहां पे डाल देते हैं, नहीं, आप पहले लाइन में केवल पहले रेशियो को रखेंगे, दूसरे लाइन में ही आप दूसरे रेशियो को रखेंगे। आप जबरदस्ती सी जो 5 है वहां मत डाल दीजिए। सी 5 कहां पे जाएगा भैया? आप कहेंगे जी यहां पे। ये बात समझ में आ गई? आपको जो दो खाली जगह दिख रहा है, ये और दूसरा वाला ये दोनों खाली जगह पे आप क्या करेंगे? तो सेम टू सेम बगल में जो दिख रहा है ना उसको चिपका दीजिए। बगल में क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो आप कहेंगे जी 3 दिखा। यहाँ पे बगल में क्या दिखा? आप कहेंगे 6 दिखा। एक्चुअल में क्या बना जी? ये बन गया 30। ये कितना बना? ये बनेगा 18। और ये कितना बन जाएगा जी? 15। आप बताएं इसको काट के 10, 6 और 5 कहा जा सकता कि नहीं? ये मेथड जो है ये कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट मेथड है। 2 रेशियो हो, 3 रेशियो हो, 4 हो या 5 हो, कितना भी रेशियो हो, इस मेथड से आप आसानी से रेशियो को मिला सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये बात सबके समझ में आई? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये जा रहा होगा कि सेम टू सेम हम बगल में क्यों लाएं। अब सेम टू सेम बगल में लाने के पीछे रीजन एक्चुअली ये था कि आप देखिए ये 3 है और यहां पे एक 6 है, ठीक है ना। 3 और 6 को बराबर करना था तो एक तो तरीका यह है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर हो जाएगा, और दूसरा तरीका यह होता है कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ रही? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह होता है कि आपको इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना हो, अच्छा, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा जी? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, हम क्या किए हैं, यहां पे जो b का वैल्यू था, यहां पे क्या हम पहले वाले a में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो जो b का वैल्यू था आप देखिए पहले वाले a में मल्टीप्लाई कर दिए खींच के। अच्छा, दूसरे केस में आप आइए, दूसरे केस में सेम टू सेम जैसे आप यहां पे देखिए यहां 6 से मल्टीप्लाई किए थे a में, वैसे ही दूसरा पहला वाला जो a था, सॉरी b था, आप ध्यान से देखिए क्या यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या कि नहीं c के साथ? तो बस वही काम यहां पे हुआ है कि इसमें का b इधर ले गए और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ का जो ये था इसको इधर खींच के लाए और मल्टीप्लाई कर दिए। बस सिंपल सी बात समझिए कि जो भी खाली जगह आपको बगल में दिखेगा बगल से खींच दीजिए और चिपका दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, और आपको ना इसी प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। उल्टा एन बस वहीं तक लग पाएगा जहां पे 2 रेशियो हो, 2 से ज्यादा रेशियो होगा उल्टा एन नहीं लगेगा, ठीक है भाई। ये बात सबके समझ में आ गई? अब जो कंडीशन होते हैं ना थोड़े उल्टे पुल्टे होते हैं। जब ए बी होगा तो हो सकता है ना ए सी दे दिया जाए, ए बी और ए सी का रेशियो दे दिया जाए, ए बी और सी बी का रेशियो दे दिया जाए, ए बी और मतलब अलग अलग ढंग के कई सारे रेशियो ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस आप एक पॉइंट याद कर लीजिए, एक पॉइंट, एक पॉइंट, क्या क्या जो कॉमन होगा वो बीच में रहेगा, आसानी से सब सोल्व हो जाएगा। कॉमन जो रहेगा मतलब पहले और दूसरे रेशियो में जो भी कॉमन होगा वो बीच में रहेगा, सोल्व हो जाना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला रेशियो जहां पे समाप्त होगा उसके आगे आने वाले रेशियो वहीं से शुरू होने चाहिए। मतलब पहला बी पे समाप्त हुआ तो दूसरा बी से शुरू होगा, दूसरा सी पे समाप्त हुआ तो तीसरा सी पे शुरू होना चाहिए, तीसरा डी पे खत्म हुआ तो चौथा डी से शुरू होना चाहिए। बस आपको एक चीज याद रखना है, बाकी सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये रेशियो मिलाने का प्रोसेस आप सीख गए होंगे। अभी बारी बारी से ऐसे ही आपको ना कुछ सवाल हम दिखाते हैं और लगवाते हैं, अभी सबका डाउट क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो खैर इस चैप्टर को शुरू ही किए हैं, अभी तो भैया बहुत कुछ देखना है इस चैप्टर में, ठीक है। देखिए यहां पे देखिए ए बी दिया है 3 5, ए बी दिया है 3 5, ए बी 3 5, ठीक है, बी सी 2 5 और सी डी 5 9। तो हम जो देखना चाह रहे थे एक्चुअल में, देखिए ये बी पे खत्म हुआ, बी पे शुरू हुआ,
सी पे खत्म हुआ, सी पे शुरू हुआ। अच्छा, कंफ्यूजन होना तो साइड में आप लिख लीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप ही सब समझ जाएंगे। बी सी जो है वो 2 5 है, और सी डी जो है एक्चुअल में 5 और 9 है। यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा कि बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी पे शुरू हुआ। बस आपको एक चीज रटना है, समझना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो सिंपल आप देखिए कितने लोग हैं भैया, ए बी सी एंड डी, 4 लोग हैं। ए बी सी एंड डी, 4 लोग हैं। बारी बारी से लिखते चलिए। पहले रेशियो के अकॉर्डिंग 3 5, दूसरे रेशियो के अकॉर्डिंग 2 5, और तीसरे रेशियो के अकॉर्डिंग 5 9। अब हमको क्या करना है, जो खाली जगह दिख रहा है उसमें कुछ डालना है। एक तो आपके पास खाली जगह कौन कौन सा दिख रहा है जी? एक ये दिख रहा है, अच्छा दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा, पांचवा और छठा। कुल मिला के इतने सारे खाली जगह हैं। तो आप क्या करेंगे, बगल से डालते चलेंगे। जब यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ बगल से 5 आ जाएगा, यहाँ भी बगल से 5 आ जाएगा, यहाँ बगल से 2 और यहाँ बगल से 5। ठीक है, अब क्या करिए, सिंपल गुणा कर दीजिए। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक चीज और बता दें, आप गुणा कर सकते हैं सीधे सीधे, सीधे सीधे आप क्या करिए, 5 गुणे 2 10 और 30, 5 गुणे 2 10 पचे 50, 5 पचे 25, पचे 125, 5 पचे 25 9 225। आप गुणा करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे 5 था 2 था तो थोड़ा सा गुणा करना आसान था। लेकिन 5 2 के जगह पे अगर सपोज कर लीजिए कि ये 7 होता, ये 6 होता, ये 8 होता, तो थोड़ा सा गुणा करना भी मुश्किल हो जाता। तो गुणा करने के पहले एक चीज हम कर सकते हैं कि इन चारों में जो नंबर कॉमन हो वो काट दीजिए। ठीक है, ए के पास इतने सारे नंबर, बी के पास इतने सारे नंबर, सी के पास भी इतने सारे और डी के पास भी इतने सारे। आपको देखना यह है कि सबके पास कौन सा कॉमन है। तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि डी के पास भी 5 है, सी के पास भी 5 है और बी के पास भी 5 है, ए के पास भी 5 है। इससे कोई मतलब नहीं कि 5 कहां पे है, बस ए के पास 5 है, ऊपर हो नीचे हो बीच में हो कहीं पे भी हो, लेकिन 5 है। तो ए के पास भी 5 काट सकते हैं। जो भी काटेंगे वो सबके पास होना चाहिए। 4 है तो चारों के पास होना चाहिए, किसी एक के पास भी अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं काट सकते। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपके पास क्या ऑप्शन है। इसके आगे देखेंगे कि डी के पास एक और 5 है, सी के पास एक और 5 है, बी के पास एक और 5 है, लेकिन ये भाई साहब के पास 5 है नहीं। तो 3 के पास 5 था, इनके पास नहीं था, अब नहीं काट सकते। अच्छा, 2 के बारे में अगर सोचेंगे तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, 2 भी नहीं है भैया। 3 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचेंगे जी 5 5 5 हम काट तो दिए, 5 तो यहाँ भी था। तो हम कह रहे हैं कि आप एक ही बार काटेंगे। अगर आप डी में से एक बार निकाल रहे हैं तो सी में से भी एक बार, बी में से भी एक बार, ए में से भी एक बार। अपने मर्जी से, ये नहीं कि यहाँ पे 4 बार हो तो 4 बार निकाल दें, ऐसा नहीं, एक एक बार निकलेगा ना। जैसे जैसे एक बात समझिए, जैसे एक छोटा सा नंबर हम आपको रख दें, मान लीजिए कि 15/25 हम बोले आपको काटने के लिए। ठीक है, 15/25 काटने को बोले तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या 3 गुणे 5 बटा में 5 गुणे 5 है। तो ये 5 से 5 आप काटते हैं, क्या ये 5 से दोनों 5 को थोड़ी काट देते हैं? नहीं काटते हैं ना। भले ही चाहे कितना बार भी हो, काटेंगे तो एक ही बार। सेम वही चीज है कि यहां अगर एक बार काटे तो यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, भले ही सबके पास 2 बार 4 बार हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो एक एक बार काट दीजिए। लेकिन काटते समय बस ध्यान ये रखना है कि जो भी काटेंगे सब में से काटेंगे, ऊपर हो नीचे हो बीच में हो कहीं पे भी हो, बस उसके पास होना चाहिए। ठीक, अब गुणा कर दीजिए। देखिए 3 गुणे 2 बन गया 6, 5 गुणे 2 बन गया जी 10, 5 गुणे 5 बन गया 25 और 9 पचे 45। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर 6 10 25 एंड 45, 6 10 25 एंड 45, ये वाला सही आंसर होगा। बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, धीरे धीरे भैया क्लियर हो जाएगा, सवाल लगाते लगाते। घबराइए नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, बहुत कुछ अभी देखना, सीखना, समझना बाकी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपको कह रहे थे कि थोड़ा सा चेंज होके आएगा। देखिए थोड़ा सा चेंज होके आया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होके आ गया। देखिए, a is to b equals to 2 is to 7 and a is to c equals to 5 is to 7, then find the value of a plus b, sorry, a is to b is to c। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। a is to b
इक्वल्स टू है 2:7। अच्छा भैया, क्या कह रहा है A:C इक्वल्स टू क्या कह रहा है 5:7। आपसे पूछा जा रहा है A, B एंड C क्या होगा बता दीजिए। अब हम आपको जो कह रहे थे यहाँ पे आपको समझ में आएगा, दोनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे थे कि पहला जहां पे खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा, हुआ है क्या? पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो तुरंत आप जाएंगे किसकी ओर? उसकी ओर कि हम ये कहते हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको बीच में डालेंगे। इन दोनों में कौन कॉमन है आपको पता चलेगा जी, ए कॉमन है, हम ए को बीच में डालेंगे। बी और सी के लिए आप फ्री हैं, आपको जहां मन करे वहां डाल दीजिए। मान लीजिए कि बी को हम यहां डाल दिए और सी को यहां डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी और बी भी डाल सकते हैं, बी और सी भी डाल सकते हैं, बस जो कॉमन होगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ए जो है वो 2 है, ए के लिए 2 दीजिए, बी के जगह 7 डाल दीजिए, बी के जगह भैया हम 7 डाल दिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, दूसरे वाले रेशियो में ए 5 है, ए 5 है, ठीक है, सी कितना है 7 है, सी गया भी 7। यहां पे बगल से क्या उठ के आएगा आप कहेंगे 2, यहां पे बगल से क्या उठ के आएगा आप कहेंगे 5। अब आपको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 5 × 10 2 कितना 10, 7 × 2 कितना 14। बहुत सारे लोग इतना लाएंगे और इतना लाने के बाद तुरंत ही तेजी में आंसर मार देंगे 35, 10 और 14। यकीन मानिए गलत हो जाएगा। आपसे पूछा था ABC, जिस ऑर्डर में पूछा जाता है उसी ऑर्डर में आपको लिखना होता है। पहले ए कहा गया है तो पहले ए को लाइए, मतलब कि 10, फिर बी को कहा गया है तो फिर बी को लाइए क्या 35, फिर सी कहा गया है तो सी को लाइए मतलब कि 14। तो 10, 35 और 14 इसका अंतर होगा। आपको लग रहा था ये, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा 10, 35 और 14। बात समझ में आई? तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाना है, उल्टा पुल्टा मामला हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे इस सवाल में। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें समझ में आ गया आपको कि जहां पे पहला रेशियो जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहां से शुरू नहीं हुआ, तो बीच वाले बीच में डाल दीजिए किसको, कॉमन जो हो दोनों में। ठीक है, या फिर अपने मर्जी से पलट के भी आप बना सकते हैं। पलट के बनाने का मतलब यह है कि देखिए पलट के क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा साफ किया जाए। देखिए हम जो आपको कह रहे हैं पलटना, वो क्या है पलटना। देखिए ये बी पे खत्म हुआ है, ये ए पे शुरू हुआ है, तो हम तो ये चाहते थे ना कि पहला जहां पे समाप्त होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा। तो हमारा कोशिश पहले ये होना चाहिए कि इसको बी से शुरू करा लो, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें बी है ही नहीं। जब इसमें बी है नहीं तो बी से शुरू तो करा नहीं सकते, लेकिन उल्टा थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये अगर ए से शुरू हुआ है तो आप इसको ए पे खत्म करा दीजिए, करा सकते हैं ना भाई ये। तो अगर इसको ए पे खत्म कराना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो ये जो रेशियो आपको दिख रहा है ए बी, उसके जगह पे अगर बी रेशियो ए लिखें तो क्या 7 और 2 हो सकता है? अब ध्यान से देखिए, बी ए, ए सी, ए पे समाप्त ए से शुरू। अब नॉर्मल वही प्रोसेस लगा दीजिए, पहले बी बाद में ए और फिर से सी, चिपका दीजिए सेम टू सेम वही, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मजा आया? ऐसे ही आपको आएगा धीरे धीरे, बस बने रहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। रुक जाओ। इफ ए इज टू बी, ठीक है, इफ ए इज टू बी 3:8, b is to c 4:7, c is to d 14:9, then find the value of ए डी। देखिए यहाँ पे ना आपके पास 1, 2, 3, 3 रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, 3 रेशियो दिए गए हैं, इसका मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है और साथ में डी भी है, टोटल 4 लोग हैं। लेकिन लेकिन आपसे पूछा गया है एडी। एडी का मतलब केवल आपसे पहला और आखिरी पूछा गया है, बाकी चीज आपसे पूछा ही नहीं गया है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। देखिए बी पे खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी पे शुरू हुआ। तो ज्यादा सोचिए मत, आप लगा दीजिए ए, इधर उधर पलटने की भी जरूरत नहीं है, ए बी सी एंड डी। सीखिएगा, यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे आप। ये बन गया जी 3:8, ठीक है भाई, ये बन गया 3:8। आगे देखिए ये बन जाएगा जी, सॉरी 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 सॉरी, ये बी बन जाएगा 4 और सी बन जाएगा 7। अच्छा आगे क्या कह रहा है जी, 14 और 9।
हम क्या करेंगे जी, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे भी 14 आएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आपसे केवल एडी पूछा है, तो इस बीसी के चक्कर में हम क्यों पढ़ने जाएं? बीसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है भाई, बीसी को आप हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता बीसी को रखने का, ठीक है। अब इसको चाहे तो गुणा कर दीजिए, चाहे तो आप काट के देख लीजिए, जो भी आ जाए। देखिए, चार चार क्या कर सकते हैं जी, 4 तिया 12, 12 × 14 कितना हो जाएगा जी? 168, 168, ठीक है। उधर गुणा कर दीजिए जी, उधर गुणा तो बड़ा हो रहा है, ऐसा करते हैं ना, काट के करते हैं। डायरेक्ट गुणा करने जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। क्या काटा जाए? देखिए, 3 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, और 7 दूना 14, भैया बराबर हो गया सब। हाँ, ऑप्शन में नहीं है क्या? 3, 8, 4, 7, 14, 9। 3, अरे भाई 3 तो बचा है, 3 तो बचा है जी, 1:3, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, 3, 8, ठीक है, 4 और 7, ठीक है, 14 और 9, ठीक है। 3 से काट दिए ये 3 बार में, 3 खत्म हो गया, ठीक। 4 से काट दिए 2 बार में, 7 दूना 14 काट दीजिए, 1 3 ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 3 होगा। करेक्ट कर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, 1 3। खैर, इसका शॉर्टकट हम आपको बताएं, इसका इसका शॉर्टकट सुनिए। इतना नहीं करना है आपको, करना क्या है आपको वो देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, A/B क्या दिया है जी? 3 8, ठीक है। B/C जो दिया है वो दिया है 4 और 7। D/D 14 और 9, ठीक है, 14 और 9। आप क्या करिए ना, इधर उधर सजाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे काट सकते हैं। 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 7 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 4 दूना 8 से 8 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा, 1 इधर बचा 3, 1:3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो हम आपको बता दें कि A/B को आप लिख सकते हैं जी A/B, और ये कितना है जी? 3/8 है, ठीक है। अच्छा, B/C को आप लिख सकते हैं B/C, ये कितना है भैया? 4/7। C/D को आप लिख सकते हैं C/D, और ये एक्चुअल में कितना है? आप कहेंगे जी 14 9। हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे B से B कटेगा, C से C कट जाएगा, और आपके पास क्या आएगा? A/D, और कहीं ना कहीं वही तो चाहिए था आपको, A/D। तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए मल्टीप्लाई। आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? 3 से जाएगा भैया 3 बार में, ठीक है, 4 से जाएगा 2 बार में, और 7 दूना 14 से ये काट देगा, ये बन गया 1/3। इसका मतलब A/D जो होगा वो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ गलती था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 1:3 होगा। जब पहला और आखिरी आपसे पूछ रहा हो तो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस लगाने की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। आप लंबा चौड़ा प्रोसेस लगाएंगे, आखिरी में वहीं पे आएंगे। इसीलिए जो रेशियो दिख रहा है ना, इसी में काट पीट कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा उसका भी लॉजिक हम आपको बता दिए, ठीक है। अगला सवाल। थोड़ा सा तो चेंज हो गया ये सवाल भाई, लीजिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे भैया सवाल का लेवल बढ़ रहा, मुश्किल भी बढ़ रहा। अभी तक तो भाई एक एक थे, यहाँ पे दो दो के पेयर में है सब, बड़ा संकट है भाई। देखिए, A+B B+C A+C बराबर में है 3:4:5। देखिए, ये 3 4 और 5 के बारे में पहले समझिए। ये 3 4 और 5 जो है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आपको पता है ये 3 4 5 ना किसी का एजेंट है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव है। पहले ना ये नंबर कुछ और होगा, किसी इक्वल नंबर से तीनों को काटे होंगे तो 3 4 5 पे पहुंचा होगा। ये 3 4 5 जो है ना, ये एक्चुअल में सही नंबर नहीं है। सही नंबर कहने का मतलब सही नंबर को काट के वहां पे पहुंचे हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि सब में किसी इक्वल नंबर से डिवाइड किया गया है,
तो आप चाहें तो इसी को आप एक्चुअल नंबर मान सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्या करिए और सीख लीजिए, आगे ना टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये काम आएगा। सीखिए, आप क्या करिए, ये ना रेशियो की जगह पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये इधर भी हम प्लस कर सकते हैं और इधर भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा, ए और ए मिलके कितना बन गया जी, 2a। बी और बी मिलके कितना बन गया जी, 2b। सी और सी मिलके कितना बन गया, आप कहेंगे 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 3 और 4 7 और 5 12 कहा जा सकता। तो यहां से आप एबीसी की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या 6 आएगा। अब आप पूछेंगे जी कि एबीसी बराबर 6 कैसे आया, ठीक है, कैसे आया। हम ये कह रहे हैं कि आप एबीसी को दो दो बार जोड़े हैं कि नहीं, ए को भी 2 बार जोड़े, बी को भी 2 बार जोड़े, सी को भी 2 बार जोड़े। जब तीनों को दो दो बार जोड़े तो आया 12। अगर एक एक बार जोड़े होते तो आता 6। या फिर इसको ना आप जाएंगे थोड़ा सा अलजबरा के थ्रू समझना चाहें तो आप बोलिए कि तीनों में 2 कॉमन है। आप अगर 2 बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा जी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 उधर जाके भाग हो जाएगा। आप वैसे भी कह सकते हैं एबीसी बराबर 6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ज्यादा टेक्निकल टर्मों को यूज करेंगे ना तो आपको लगेगा सिंपल सा चीज भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए एक्चुअल में हम वो नहीं बताए थे आपको। कॉमन वॉमन लेने का तरीका ही छोड़िए, क्या मतलब उससे। बस हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपसे बस ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों को दो दो बार जोड़ा गया 12 आया, एक एक बार जोड़ा जाता 6 आता, कहानी खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। तो हमें क्या पता लग गया कि ए बी और सी की वैल्यू जो है ना तीनों मिलके 6 है। यहां पे ध्यान से देखिए, ए और बी, ए और बी मिलके कितना है भैया, ए और बी मिलके 3 है। जब ये दोनों मिलके 3 है, इसका मतलब सी भी 3 होगा, तभी तो सब मिलके 6 होंगे। पता लग गया तुरंत ही हमको, ए बी और सी में पता लग गया, जो सी जो है वो 3 है। सी के बारे में पता चल गया 3 है। अब आगे सुनिए, ये बीसी, ये बीसी बराबर कितना है, ये देखिए बीसी बराबर जो है ना ये 4 है। ये दोनों मिलके 4 है, इसका मतलब ये 2 होगा, तभी तो वो मिलके 6 बनेगा। तो ए बराबर भी आपको पता लग गया भैया, ए बराबर 2। अब बी निकालने के लिए ज्यादा मेहनत मत करिए, क्योंकि आपको पता है तीनों मिलके 6 है, तो बी 1 होगा ही होगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे जी 2:1:3, 2 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1। क्या ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर से हम आपको बता देते हैं एक बार। हम क्या किए, सारे रेशियो को जोड़ दिए, ठीक है। आप इसको ना 3x 4x 5x भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं बनता करने का। आपको कुल मिला के आंसर तक पहुंचना है, बस पहुंचिए चाहे जैसे पहुंचिए, ठीक है। हम क्या किए, सबको जोड़े। ए और ए मिलके बना 2a, बी बी मिलके बना 2c, सी सी मिलके बना 2c। 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 12। ए बी सी दो दो बार जुड़ा 12 आया, एक एक बार जुड़ता 6 आता ना, एक एक बार जुड़ता 6 आता। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लिख के आपको बता देते हैं, अगर समझने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा और लिखते हैं इसको हम। देखिए थोड़ा सा और इसको ढंग से लिखा जाए। इतना तो पता चल गया, अरे अरे अरे, 2b। देखिए इतना पता चल चुका है भैया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। सवाल में क्या दिया था, ए प्लस बी बराबर क्या दिया था, आप कहेंगे जी 3। इसका मतलब सी भी 3 होगा, तभी तो तीनों मिलके 6 बनेंगे। सी का वैल्यू पता लग गया 3, लीजिए सी के जगह पे हम 3 डाल दिए, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, बी और सी मिलके 4 है, बी और सी मिलके 4 है, इसका मतलब ये एक होगा। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, ए और बी मिलके 3 है, ए और बी मिलके 3 है, ये एक है, इसका मतलब ये 2 होगा, 2:1:3 होगा। चाहे किसी को भी उठा के आप कर लें, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, आप किसी को भी उठा के कर सकते हैं आप, ठीक है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल सेम सवाल होगा हमें जहां तक लगता है। नहीं भाई, सेम सवाल तो नहीं है। हम्म, सेम सवाल नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। मजा आ जाना है इस सवाल में भी। देखिए, यहाँ पे सिंगल भी है, डबल भी है, सब है भाई। अभी तक सिंगल सिंगल लगाए थे, एक क्वेश्चन डबल लगाए, यहाँ पे सिंगल और डबल दोनों चीज हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है। देखिए, ए प्लस बी इज टू सी बराबर 11 और 9। ठीक है, बी प्लस सी इज टू ए बराबर है 3 और 1। हम सेम टू सेम वही काम यहाँ भी करेंगे। आप ध्यान से देखिए, पहले वाले को बस देखिए, पहले वाले को हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। अगर पहले वाले को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा जी 20। दूसरे वाले को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा वो 4 आएगा। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन में ए बी सी का सम अलग अलग हो सकता है क्या? आप कहेंगे जी नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर एबीसी का सम यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 है तो यहाँ भी होना चाहिए। जो भी सम होगा दोनों जगह पे इक्वल होगा। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। तो भाई इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा? इक्वल करने के लिए इसमें 5, इक्वल करने के लिए ये कितना था, 4 था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप देखेंगे कि इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इस रेशियो में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये चीज? 5 से मल्टीप्लाई करते ही देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। देखिए ये तो 11 का 11 9 ही रहेगा, ये 15 और 5 बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि लीजिए ये दोनों भी मिला के 20 हो गया और ये दोनों मिला के भी 20 हो गया। मतलब एबीसी का सम दोनों जगह इक्वल करना है, चाहे जैसे करिए। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 20 था, हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला भी 20 हो गया, ऊपर वाला तो खैर पहले से ही 20 था। ठीक है भाई, 15 5 11 9। ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। अब देख लीजिए सी बराबर कितना है, 9, डाल दीजिए सी बराबर, नहीं क्या पूछा था जी, बी प्लस, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी अलग अलग निकाल लेते हैं, बाद में मिला दिया जाएगा। सी बराबर 9, ए बराबर कितना है जी, ए बराबर आ गया 5। बी बराबर कितना होगा आपको पता है, तीनों को मिलके 20 करना है, 5 और 9 14 हो गया, इसका मतलब ये 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आपसे पूछा था बी प्लस सी इज टू ए, बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब ये हो जाएगा जी 15 और ए मतलब कि 5। क्या इसको काट के 3:1 कहा जा सकता कि नहीं कहा जा सकता? आप कहेंगे जी 3:1 ऑप्शन में नहीं है भाई। हम्म, अरे सॉरी 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 ये तो हम सवाल वाला ही उठा लिए, करना तो वो है भाई मिस्टेक 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 मिस्टेक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए सी और बी पूछ रहा है। ए सी, ए और सी, ए और सी मिलके कितना जी, ए और सी मिलके 14 और बी 6, ये कट जाएगा, आप कहेंगे जी ये बन जाएगा 7 और 3 है, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसको 3 बनाइए और ये सही करिए, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, यही आंसर होगा, 7 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अगले सवाल में। अगला सवाल। हम्म, हाँ, इफ ए प्लस बी इज टू सी, सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज टू डी बराबर में भैया 4 3, बी प्लस सी प्लस डी इज टू ए बराबर 23 5। ठीक है, आगे सी प्लस डी प्लस ए बराबर में, सॉरी बी बराबर में 25 और 3।
ठीक है, थोड़ा सा ना हम सम देखते हैं। आप देखिए 4 और 3 कहीं ना कहीं ये 7 है। 23 और 5 आप कहेंगे जी कि ये 28 है। 25 और 3 ये भी 28 है। अच्छा, दो तो 28 28 है ही बराबर, दो ऑलरेडी बराबर है। पहले वाले को बराबर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसमें क्या करेंगे जी, 4 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 16 और 12। बस 16 और 12। अब इस रेशियो को आप मत देखिए, इसको मत देखिए, 16 12 को देखिए। पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा है जी ए प्लस बी प्लस डी इज टू सी, आपसे ये पूछा है। आप क्या करेंगे, आप वैल्यू देखते चलिए। डी की वैल्यू जो है ना वो 12 है, डी के जगह पे डाल दिए 12। ए की वैल्यू 5 है, ए के जगह पे डाल दिए जी 5। बी की वैल्यू 3 है, बी के जगह पे डाल दिए 3। कितना बन जाएगा देखिए तो, 5 3 8 और 12 20। 28 बनाना था, इसका मतलब इसको 8 देना पड़ेगा। 20 8 होगा क्या, इसको कट के 4 से 5 और 4 से 2, क्या 5 और 2 कह सकते हैं? आप कहेंगे जी कह सकते हैं। कहाँ पे आप, नहीं 5 2 इसमें भी नहीं है जी। 4 3 ठीक है भाई, 23 5 ये भी ठीक है, 25 और 3 ये भी ठीक है। 25 3 28, 23 और 5 28, बिल्कुल सही। 7 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 तिया 12। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पूछा क्या था, ए बी डी और सी, ए बी डी और सी पूछा था। ठीक है भाई, डी की वैल्यू 12, हम डी बराबर 12 ले आए। ए बराबर 5, हम ए बराबर भी 5 ले आए। बी बराबर 3, हम बी बराबर भी 3 ले आए। 5 और 3 8 और 12 20, तो 28 बनाने के लिए 8 डालना पड़ेगा। 4 से 5 बार में और 4 से 2 बार में जी, 5 2 बिल्कुल सही है। 5 और 2 यहाँ पे 10 हो गया है, हो सकता है वही होगा, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 और 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 और 2 ही आंसर होगा, बाकी दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ऐसे भी आप सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं ये ना 7 का मल्टीपल सब बन रहा है ना, तो जो वो भी आएगा वो भी कहीं ना कहीं वो 7 का मल्टीपल ही आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। 5 और 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखिए और उड़ाइए। आसान सा सवाल है भाई, बिल्कुल आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल। रुक जा। देखिए, x is to y equals to 9 is to 7, then find the value of 5x plus 3y is to 5x minus 3y। बड़ा आसान सा सवाल है ये ना, सवाल 10 सेकंड में आपको लगाना होगा। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 7। देखिए x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 7 एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में ना आप देखिए है कुछ और, काट के पहुंचे हैं 9 7 तक। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको 9 के और 7 के मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब डालेंगे ना तो आपस में वैसे ही कट जाना है सब, आपको पता है वो चीज कट जाना है। तो नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए x बराबर 9 और y बराबर 7। तो x बराबर 9, यहाँ पे 9 डालेंगे तो आप कहेंगे जी 9 पचे 45 बन जाएगा। अच्छा, y बराबर 7 डालेंगे तो आप कहेंगे जी कि ये 21 बन जाएगा ना। इसको बंद करिए, इधर आइए। 5x माइनस 3y सेम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा जी 45 और माइनस का 21, क्या यही जाएगा? अच्छा, 45 और 21 मिलके हो जाएगा जी 66। अच्छा, 45 में से अगर 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 24, क्या यही होगा 24? किसी से कट रहा है जी 6 से 11 बार में और 6 से 4 बार में ना, तो एक्चुअल में 11 और 4 इसका आंसर, 11 4। ठीक है, आसान सा सवाल था, आप इसको कर सकते हैं। खैर इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये एक्चुअल में ना ये 9 के मान लीजिए, ये 7 के, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, अगर यहाँ पे 9 के डालेंगे तो ये 45 के बन जाएगा, ये 21 के बन जाएगा, ये 45 के और ये 21 के, यहाँ 64 के, यहाँ 24 के कट जाएगा, आखिर आना वही है। तो आप नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिना डाले ही कर लीजिए, क्यों ज्यादा सोचना। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे अंतर आ जाता है। खैर अगला सवाल कुछ और आ गया, तो पहले कहीं पे अंतर आ जाता है वो हम बता दें। अंतर आने का मतलब कि जैसे यहाँ पे, जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए इसको मिटाते हैं
और इसी में हम आपको कुछ बताते हैं। नहीं, देखिए, मान लीजिए कि हम x/y हम दे दिए आपको 2:3, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपसे सवाल पूछा गया था नॉर्मल था, और वैसा ही नॉर्मल सा एक सवाल हम देते हैं। मान लीजिए हम ये दे दिए कि 2x² + y डिवाइडेड बाई 2x - y। तो अगर केवल 2 3 रख के सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। केवल 2 3 रख के अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो आपको पता है 2 के पावर 4, 4 गुणे 2, सॉरी 2 के पावर 2 मतलब 4, और 4 गुणे 2 8, और 8 + 3 कितना हो जाएगा जी? आप कहेंगे जी 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूना 4, और 4 में से 3 गया, बचा 1। आप कहेंगे जी इसका आंसर जो आया ना वो 11 आया। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए ये 2 3 को ना हम क्या करते हैं, इस 2 3 को हम 4 और 6 भी तो लिख सकते हैं। कौन रोकेगा भाई लिखने से? आपको पता है बराबर है। तो अगर यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जी 16, और 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा जी? 32, और 32 के साथ 3 जुड़ेगा, आप कहेंगे जी हो जाएगा 35। ठीक है, नीचे में देखिए ये 4 अगर यहाँ पे डालेंगे तो 4 दूना 8, और 8 में से 6 जाएगा, आप कहेंगे 2। अब देखिए इसका आंसर जो आया वो 17.5 आया। कहने का मतलब कि रेशियो तो वही था लेकिन अंतर आ गया। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि ऊपर और नीचे के डिग्री में डिफरेंस था। ऊपर और नीचे के डिग्री में अगर डिफरेंस आ जाए तो फिर इसका आंसर जो होगा ना वो CND होगा। आप कह सकते हैं जी इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? तो इसके पीछे का लॉजिक वही वाला होगा। कौन सा? कि ये एक्चुअल में 2 3 नहीं है, ये एक्चुअल में मान लीजिए कि एक है 2k और दूसरा है 3k। ठीक है, ऑलरेडी x था इसलिए हम x नहीं माने थे। ठीक है, यहां पे आपको पता है कि 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, और 4k² इंटू 2 कितना बन जाएगा? 8k² हो जाएगा। 8k² और प्लस में 3k जोड़ेंगे, भाई जुड़ेगा क्या? वो नहीं जुड़ सकता। k² और k जुड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। और नीचे में आपको पता है कि आप घटा सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इस केस में क्या होगा, आप k से k नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ऊपर में k² है और प्लस में k है और नीचे में k है। k कॉमन लेके काटेंगे भी तो एक k ना फालतू बचा रह जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे का जब डिग्री अलग अलग हो जाए तो फिर उस केस में आंसर आप नहीं निकाल सकते, CND हो जाएगा। खैर हम आपको एक और तरीका से बताते हैं। खैर अगर ये नहीं समझ पाए तो मान लीजिए कि हम आपको ये कहें x² अपॉन y, ये सोल्व करिए। तो देखिए 2k² करेंगे 4 और नीचे में 3, कितना आ गया जी? 4:3 आ गया, कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसके जगह पे मान लीजिए कि हम 4 और 6 डाल दिए, ये डाल दिए, तो 4 का स्क्वायर आप कहेंगे जी 16/6, यही होगा ना? क्या यही होगा कि नहीं? दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 4 का स्क्वायर 16 और y के जगह पे 6, ये कट के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 8:3। आप देखिए कि ये आ गया, जबकि रेशियो तो हमारा चेंज ही नहीं हुआ है। रेशियो चेंज हुआ है क्या? रेशियो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वैल्यू में चेंजेज आ गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब डिग्री ऊपर नीचे का बराबर नहीं हो तो फिर वो सोल्व नहीं हो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम 2k मान लेते हैं, इसको हम 3k मान लेते हैं। ठीक है, 2k और 3k, तो सुनते जाइए, आपको अभी सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। 2k और 3k, तो यहां पे आपको पता है कि 2k² होगा और नीचे में क्या हो जाएगा जी? 3k होगा क्या? आप कहेंगे जी होगा। अच्छा भैया, यहां पे आप क्या करेंगे? यहां पे आप करेंगे, इसको हम ये मान लेते हैं 4k, और इसको मान लेते हैं 6k। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4k² और यहां पे हो जाएगा भैया 6k। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क वहां पे आने नहीं जा रहा। खैर अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, लीजिए। ये वाला नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं जी हम दूसरा वाला रेशियो लेके नहीं करेंगे, हम पहले वाले रेशियो को लेके ही करेंगे, लीजिए पहले वाले रेशियो को ही लेके कर दीजिए। पहले वाले रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको लिए 2k, इसको लिए 3k। 2k का स्क्वायर आप कहेंगे जी 4k² हो जाएगा। अच्छा, 3k का 3k ही रह जाएगा। अब आप देखेंगे k से k तो कट जाएगा, मतलब स्क्वायर तो कट जाएगा, लेकिन एक k बचा रह गया। तो 4k/3 इसका आंसर आ रहा। k तो आपको खैर पता ही नहीं है। k जब पता ही नहीं है तो आप खुद से लिए थे, जो खुद से लिए थे वो आंसर कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए फिर अगला सवाल देखिए। हाँ, प्रोपोर्शन का केस आ गया, तो थोड़ा सा ना प्रोपोर्शन के बारे में आपको छोटा सा जानकारी दे दें।
प्रोपोर्शन के बारे में आप एक चीज सीख लेंगे ना, तो प्रोपोर्शन का कैसा भी जहर से जहर सवाल आप लगा सकते हैं, अगर एक चीज प्रोपोर्शन का आप सीख लिए तो। देखिए पहले हम वो बता दें क्या सीखना है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 21 एंड 8, आपसे ये पूछ रहा है, आपको करना क्या है। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। कहने का मतलब आप बताइएगा 2:5 और 4:10, क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, आप कहेंगे है। तो इसको ना आप कह सकते हैं कि ये आपस में प्रोपोर्शनेट हो गए, 2, 5 और 4, 10। तो यहां पे आपको सीखने वाली बात बस एक है, क्या कि प्रोपोर्शन के केस में पहला और आखिरी और दूसरा और तीसरा, मतलब कि 10 और 2 दोनों साइड में जो है और दोनों जो बीच में है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना, प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ऐसा कंडीशन बन जाए तो आप कह दीजिए कि ये जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल तभी होंगे जब पहले और चौथे का मल्टीप्लीकेशन दूसरे और तीसरे के बराबर हो जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे जी कि ऐसा क्यों होता है, तो हम आपको बताएं ऐसा क्यों होता है वो देखिए। मान लीजिए कि A इज टू बी प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, मान लीजिए ये कह दिए हम। आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं A अपॉन बी बराबर में C अपॉन D, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कहेंगे जी AD बराबर में क्या BC आ रहा, AD बराबर में BC। क्या ये बात समझ में आ गई। अगर इस चीज को समझ गए हैं तो प्रोपोर्शन का आप कोई सा भी सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, बस इस चीज को नोट करिए। इससे ज्यादा आपको ना प्रोपोर्शन के केस में ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं जहां पे आपको सीखना है, आएगा हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। खैर यहाँ पे देखा जाए, पहले इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, पहला आखिरी बराबर होगा दूसरे और तीसरे के। यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा, मतलब चौथा वाला गायब है। ये 12 और 21 ऑलरेडी दे रखा है, 8 भी है और ये गायब है। आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों के होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं जी कि 12 गुणे x जो होगा ना वो 21 गुणे 8 के बराबर होगा। तो x बराबर क्या कह सकते हैं, 21 गुणे 8 बराबर में 12। देखिए चारों में से कुछ भी गायब हो सकता है, उसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में और 3 से 7 बार में, 7 दूना क्या हो जाएगा जी 14, 7 दूना 14। मतलब क्या कि ये 12 और 21 हुआ और 8 और 14 हुआ। आप काट के देखिए बराबर आएगा ही आएगा। देखिए 3 से काटेंगे 4 और 7, 2 से काटेंगे देखिए ये भी 4 और 7, क्या दोनों रेशियो कहीं ना कहीं 4-7 हो गया ना 14 डालने से। तो ऑप्शन डाल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो हम प्रोसेस रखे हैं उस प्रोसेस से भी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। हम्म, क्या कह रहा है सवाल। फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 105, 130 एंड 150, कितना होगा। कितना होगा, वही प्रोसेस लगाना है ना आपको, कौन सा प्रोसेस लगाना है। देखिए पहला वाला गायब है, पहले वाले को x, दूसरा वाला 105, उसी ऑर्डर में लिखिएगा भाई जिस ऑर्डर में है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। (150) ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे इन दोनों के, मतलब x(150) जो होगा वो बराबर होगा 105 इंटू 130 के। ठीक है भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी 105। देखिए सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको ना फॉर्मूला रटाया जाए जबरदस्ती। अगर फॉर्मूला के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। एक प्रोसेस बस याद करिए
कि पहला और चौथा जो होता है वो बराबर होता है दूसरे तीसरे के। फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल्स टू सेकेंड एंड थर्ड। सिंपल सा प्रोसेस है, जो खाली है खाली छोड़िए और इक्वेशन सेट करिए और आंसर ला दीजिए। ठीक है, इक्वेशन सेट करेंगे और आंसर हम ला देंगे, हम जबरदस्ती इधर उधर के फॉर्मूला में नहीं उलझेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा टफ नहीं आना है भाई। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन देखिए, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन से एग्जाम में ना सवाल हमें लगता है ना बहुत पूछे जाते हैं। ये मीन प्रोपोर्शन है क्या, समझा जाए। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो ही है, दो ही नंबर दिया गया है, बाकी बीच वाले दोनों नहीं है। तो एक्चुअल में होता क्या है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, आप थोड़ी देर के लिए ना समझिए एक बात को। पहले तो मीन प्रोपोर्शन का हम आपको फॉर्मूला बता दें। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है रूट अंडर ए बी। अब आप कहेंगे जी कि रूट अंडर ए बी कहां से आया। रूट अंडर ए बी मतलब ये वाला और ये वाला, इसको ना रूट में डाल दीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे ना दो गायब हैं, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि दो गायब हैं। अब दो गायब कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जी कि 49 और 64 है, और बीच वाला जो है ना वो दोनों गायब है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिए, ये यहां से ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 49 इंटू 64 होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 इंटू 64। आप देखिए x बराबर मतलब कि मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बराबर रूट अंडर दोनों आया ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बस मीन प्रोपोर्शन का, कि मीन प्रोपोर्शन बराबर जो होता है वो रूट अंडर ए बी होता है। मीन प्रोपोर्शन बराबर रूट अंडर ए बी, इसका मतलब कि रूट के अंदर में 49 इंटू 64 डालना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गुणा करने बैठ जाएंगे, भाई गुणा मत करिए। 49 को बाहर निकालेंगे 7, 64 को बाहर निकालेंगे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, हो जाएगा 56। ठीक है, बाहर निकाल दीजिए, हो जाएगा 56। बात समझ में आ गई। हाँ, सबके समझ में आ गई ये बात। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मीन प्रोपोर्शन, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये मीन ही प्रोपोर्शन निकालना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे इस सवाल को करने में, इतना विश्वास है हमको इस सवाल को देख के। देखिए मीन प्रोपोर्शन पूछा है, इसका मतलब आपको ना रूट अंडर 3.6 इंटू में 0.9 डालना है। कुछ लोग क्या करेंगे जी, 3.6 का रूट अंडर ना तुरंत ही निकाल देंगे जी, 0.6 होगा, इसका 0.3 होगा, मल्टीप्लाई करके कह देंगे कि भैया 1.8 डाल दो। नहीं, सुनिए ध्यान से सुनिए हमारी बात जरा। आप क्या कर सकते हैं, इसको सुन लीजिए। 3.6 को आप लिख सकते हैं 36 नीचे 10, इसको लिख सकते हैं भैया 9 और नीचे 10। अब ध्यान से देखिए, इस 36 के बदले आप क्या कह सकते हैं जी, 36 के बदले निकलेगा 6, 9 के बदले निकलेगा 3। ठीक है, अच्छा, दोनों 10 के बदले में, दोनों 10 के बदले में, दोनों 10 के बदले में निकलेगा एक 10, 6 गुणे 3 18 बटा 10, 1.8। खैर 1.8 ही आ रहा है, 1.8 ही आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, रूट निकालते, तो 0.6 डाल देते, इसका रूट 0.3 निकाल देते, 6 इंटू 3 ये 18 हो जाता, और 2 डिजिट के बाद ये लगा देते। एक्चुअल में हम आपको बताना ये चाह रहे थे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 3.6 का जो स्क्वायर रूट होगा ना वो 0.6 बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 0.6 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 0.6 का स्क्वायर करेंगे ना तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इसको इस फॉर्म में तोड़ के करिएगा, तब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ना, जनरली प्रोपोर्शन के सवाल में ना इससे ज्यादा मुश्किल सवाल पूछे नहीं जाते हैं। प्रोपोर्शन का सवाल लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, बाकी पीवाई क्यू आएगा ही, देखेंगे वहां पे। 4x माइनस 3y क्या कह रहा है भाई, 4x माइनस 3y अपॉन 3x प्लस 4y बराबर 1:2। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 8x माइनस 6y बराबर में क्या बनेगा, 3x प्लस 4y। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, x को उठा के इधर ले आइए,
क्या बन जाएगा 8x माइनस 3x, अच्छा 4x प्लस 6y, यही बनेगा। 8x माइनस 3x क्या कहेंगे जी 5x, अच्छा 6x माइनस सॉरी 6x प्लस सॉरी 4y था जी, 6y प्लस 4y, ये बन जाएगा 10y। तो क्या ऐसा कंडीशन हम आपको सोल्व करना बताए थे प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज में भी, x बराबर क्या होगा जो y के साथ लगा है, y बराबर क्या होगा जो x के साथ लगा है। तो यहां से अगर x इज टू वाई निकालना चाहें तो जस्ट अपोजिट, क्या 10/5 काट के क्या 2:1 कह सकते कि नहीं कह सकते जी, कह सकते ना, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें ज्यादा आपको मेहनत ही नहीं करना था। एक्चुअल में सवाल जो था ये ना बड़ा आसान सा सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाने की चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी इस सवाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम सवाल है, तो थोड़ा सा ना इसको कम लिख के करेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे इसमें, जितना कम से कम हो पेन पेपर उतना कम चलाइए। देखिए 5 × 10 और 10 × 5 कितना हो जाएगा जी 50x, 5 × 2 10 बन ही गया था, ये 10 × 3 कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे जी 30y। आगे बढ़िए, 7×5 = 35, 35, अच्छा ये ब्रैकेट खुला हुआ है कोई बात नहीं बंद कर दीजिए। देखिए 7×5 = 35, 35 चौका 140x, ठीक है, 7×5 और 35 दिया जी 105y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 30y पहले से था, इसको इधर खिसका के लाएंगे, ये प्लस में 105y हो जाएगा। अच्छा 140x था, ये उधर जाएगा, उधर जाके -50x हो जाएगा, हो जाएगा क्या, 105 और 30 मिलके हो जाएगा जी 135y। अच्छा 140 में से 50 जाएगा, ये हो जाएगा 90x। आपसे x इज टू वाई पूछा जा रहा, हम आपको बताए हैं जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो x के जगह पे आप डाल सकते हैं जी y के साथ जो है 135 और y के जगह पे आप x के साथ जो है वो 90। क्या देख के पता लग रहा है किसी से कट रहा है क्या, 45 से 3 बार में, 45 से 2 बार में, तो इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा। इसका आंसर क्या होगा 32 होगा। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर क्लियर है। जब क्लियर है तो चलिए जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अब हम वर्ड प्रॉब्लम में आ गए, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्ट हम नहीं कराएंगे, रुक जा भाई, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। खैर कर तो सब लेंगे, ये एक्चुअली में ना 2-3 सेकंड का ही सवाल है ही ये, 2-3 सेकंड का, सही में ये 2-3 सेकंड का सवाल है, फिर भी हम होमवर्क दे रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम हम अगले क्लास में कल से शुरू करेंगे, एक दिन में बहुत ज़्यादा देखने का मतलब है नहीं। आपका होमवर्क ये रहा और साथ में ये जो 14 क्वेश्चन हम कराए हैं वो भी रहा, दोनों होमवर्क रहा। उन 14 क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार कंठस्थ कर लीजिएगा, सब कुछ ओके रहेगा तो फिर मजा आएगा आगे करने में। वर्ड प्रॉब्लम में देखिए रेशियो में कई तरह के सवाल होते हैं, रेशियो में एक्चुअली ना नॉर्मल सा बंटवारा वाला सवाल होगा, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे क्वाइन वाले सवाल आएंगे, मिक्सचर वाले सवाल आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर आएंगे, एज आएगा, पार्टनरशिप आएगा, बहुत सारा ढेर सारा सवाल होता है। तो कोशिश करेंगे आपको ना हर तरह के 2-4 सवाल आपको दिखाए जाएं, पर बहुत ये कह सकते हैं बड़ा लेंदी, मतलब बड़ा चैप्टर है ये, थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी कहने का मतलब लंबा है, थोड़ा सा समय लेगा, परेशान नहीं होना है। हम लोग धीरे सीखेंगे लेकिन सब सीखेंगे, खैर स्पीड में तो सीखना ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन पे समय भी देना पड़ेगा। हम समय देंगे, आप भी समय देंगे, कहने का मतलब हम थोड़ा देंगे और आप ज़्यादा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को एग्जाम क्रैक करना है, हमें तो बैठ के एग्जाम देना है नहीं, बात समझ रहे हैं ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम और नए सवाल के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आपका घर पे क्या काम रहा हम आपको बता चुके हैं, आप लोग पढ़ते रहें, मजा करते रहें और साथ में मैथ रीजनिंग जीटी वगैरह सब कुछ लगाते रहें। मिलेंगे अगले क्लास में, चलिए फिर बाय बाय सभी को।